इंडियन एयरफोर्स में अभी अस्त्र मिसाइल शामिल होने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 और उनकी एमराम मिसाइल अभी किस वजह से उनको कोई भी एडवांटेजेस नहीं दिलाने वाले हैं। भारत की तरफ से अभी किस वजह से यूनाइटेड स्टेट की इंजन मैन्युफैक्चरर्स और यहां तक कि जनरल इलेक्ट्रिक्स को भी अपनी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम से बाहर करने का फैसला किया गया है। S-400 डील को लेकर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को एक बार फिर से सैंक्शन लगाने की धमकी दी गई है, जिसमें फाइनेंशियल सैंक्शन के अलावा 5 से 12 इंडिविजुअल सैंक्शंस को भी लगाने की धमकी दी जा रही है। अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत पर कैट्सा एक्ट को लागू किया जाता है तो इससे तेजस MK-1 डील किस वजह से बीच में ही रुक सकता है और भारत की तरफ से भी अभी एक्सोस्केलेटन सूट्स को डेवलप किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिसेंटली ये अनाउंस किया गया है कि अभी इंडियन एयरफोर्स में ऑफिशियली अस्त्र मिसाइल को शामिल कर दिया गया है और अभी इनको मिराज और MiG-29 में भी इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। अस्त्र मिसाइल को शामिल करने का जो सबसे बड़ा कारण था वो पाकिस्तानी एयरफोर्स की एमराम मिसाइल थे, क्योंकि पिछली बार जब पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के फाइटर सामने सामने आए थे तब Su-30 MKI में मौजूद R-77 मिसाइल की लिमिटेड रेंज की वजह से BVR एंगेजमेंट रेंज में इनको डिफेंसिव मोड में जाना पड़ा था। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स की एमराम मिसाइल की रेंज लगभग 105 से 110 किलोमीटर तक थी, जबकि हमारे पास तब जो R-77 मिसाइल मौजूद थे उनकी रेंज 80 किलोमीटर तक ही लिमिटेड था और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस था। लेकिन अस्त्र मिसाइल को शामिल करने के बाद ये गैप मेकअप होने वाला है और वैसे भी मैच्योर मिसाइल के साथ हम अभी आराम से पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर BVR एडवांटेजेस को ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर अस्त्र मिसाइल को Su-30 के अलावा MiG-29 और मिराज जैसे एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाता है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ हेड ऑन एंगेजमेंट में उनके पास कोई भी एडवांटेजेस नहीं होने वाली है, क्योंकि अस्त्र मिसाइल की रेंज भी लगभग 110 किलोमीटर तक है और पिछली बार इसको मूविंग टारगेट के खिलाफ लगभग 98 किलोमीटर की दूरी में टेस्ट किया गया था। तो ऐसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ कोई भी हेड ऑन एंगेजमेंट में हमारे पास एडवांटेजेस तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो हम पर मिसाइल फायर कर सकते हैं तो हम भी डिफेंसिव मोड में जाने से पहले उनके ऊपर मिसाइल को फायर कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग डिफेंड कर सकते हैं, जिस वजह से उनको भी वहां पे डिफेंसिव मोड में जाना पड़ेगा। जबकि पिछली बार वो मिसाइल पे मिसाइल फायर करके हमारे ऊपर चार्ज कर रहे थे और हमारे एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर किए बिना ही डिफेंसिव मोड में जाने के लिए मजबूर हो गए थे। अगला अपडेट एरो इंजन को लेके है। तेजस MK-1 डील फाइनल होने के बाद अभी DRDO की तरफ से जल्दी एक नए इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अगर अभी से हम एक इंजन को डेवलप नहीं करते हैं तो हम कभी भी MK की प्रोडक्शन तक इनको तैयार नहीं कर पाएंगे। इनिशियली इसमें जनरल इलेक्ट्रिक्स की 414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन 5.5 जनरेशन स्टैंडर्ड की MK के लिए एक 110 किलोटन क्लास की इंजन को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी भारत को अपनी GE414 की एनहांस्ड वेरिएंट को ऑफर किया गया था, लेकिन इसमें वो इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने के लिए राजी नहीं थे, जिस वजह से भारत की तरफ से अभी कम्प्लीटली US इंजन मैन्युफैक्चरर्स को MK प्रोजेक्ट के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम से बाहर करने का फैसला किया गया है। बदले में भारत अभी फ्रांस और ब्रिटेन में से किसी एक के साथ मिलकर एक एरो इंजन को बनाने की कोशिश करने वाला है। इसमें से फ्रांस की तरफ से कुछ ही दिन पहले ही भारत को राफेल की M88 इंजन को बेस करके एक नए इंजन को डेवलप करने की बात की गई थी, जो कि MK और तेजस MK-2 में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही रोल्स रॉयस की तरफ से भी एक नए इंजन को बनाने का ऑफर दिया गया था, जो कि असल में एक 6th जनरेशन इंजन होने वाली है और अभी ये 2 प्रपोजल DRDO की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। यानी कि अगर फ्यूचर में MK के लिए कोई नए इंजन को डेवलप किया जाएगा तो वो या तो फ्रांस के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा या फिर रोल्स रॉयस के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। अब इन इंजन को 7 साल के अंदर ही पूरी तरीके से तैयार करने का प्लान किया गया है और MK के अलावा ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर में भी इसी का इस्तेमाल होने वाली है। साथ ही 2038 से 2040 के बीच तेजस MK-2 में भी इन्हीं को इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा, क्योंकि एक एवरेज के तौर पर देखा जाए तो हर एक फाइटर जेट के लाइफ साइकिल के दौरान उसको 3 से 4 बार इंजन को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब तेजस MK-2 की इंजन को बदलने की जरूरत पड़ेगी तो उसमें जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन के बदले हमारे इंडिजिनस इंजन को रिफिट किया जाएगा। अगेन यहाँ पर जो भी नए इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है उसकी थ्रस्ट को 130 किलोटन के आसपास इंक्रीज किया जा सकता है, जो कि MK प्रोग्राम से आगे चल के भी हमको मदद कर सकता है।
अगला अपडेट S-400 सिस्टम को लेके है। भारत की S-400 सिस्टम को लेके अभी फिर से कुछ इशू का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को बताया गया कि अगर भारत S-400 डील में आगे बढ़ता है तो भारत के ऊपर कैट्स एक्ट को लागू किया जा सकता है। हालांकि पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें भारत को वेवर देने की बात की गई थी, लेकिन अभी इस बात को लेके काफी सारे सवाल खड़े हो गए और बताया गया कि बाइडेन सरकार की तरफ से भारत की S-400 डील में सैंक्शन लगाने की कोशिश किया जा सकता है, क्योंकि शुरू से ही रशिया के खिलाफ बाइडेन सरकार काफी सख्त रवैया अपनाने वाली है, जिस वजह से वो रशिया से खरीदे जाने वाले कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। लेकिन फिर भी भारत की तरफ से क्लैरिफाई किया जा चुका है कि भारत के लिए S-400 सिस्टम कितने जरूरी है और भारत अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी से भी कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट को खरीद सकता है। हालांकि पहले ही भारत की तरफ से रशिया को S-400 डील की इनिशियल पेमेंट किया जा चुका है, जो कि लगभग $800 मिलियन के आसपास की था, और भारत की तरफ से भी अल्टरनेट पेमेंट मेथड को भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन बाइडेन सरकार की तरफ से कुछ और ही सैंक्शन लगाने की बात की गई है, जो कि भारत के लिए ज्यादा परेशानी क्रिएट करने वाला है। अब अगर सिर्फ पेमेंट की बात रही होती तो इससे भारत अवॉइड कर सकता था, लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से लगभग 5 से 12 सैंक्शन को लगाने की बात की जा रही है, जिसमें हो सकता है वो भारत को आगे चल के यूएस ऑरिजिन इक्विपमेंट की स्पेयर पार्ट और सर्विस को लेकर प्रॉब्लम में डालने वाले हैं। जैसे कि अभी हम C-17, C-130, अपाची या फिर चिनॉक जैसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर, तो इनकी सर्विस को लेके आगे चल के हमको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, या फिर वो इंडिविजुअल इंडियंस को टारगेट करने वाले हैं, जैसे कि वीजा वगैरह को लेके इशू आने वाली है, जिस वजह से भारत बाद में यूनाइटेड स्टेट के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ऐसी कोई भी स्टेप लिया जाता है तो यूनाइटेड स्टेट के लिए भी काफी नुकसान वाला काम होने वाला है। इसके पीछे यूनाइटेड स्टेट का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि भारत अभी यूनाइटेड स्टेट की आर्म ड्रोन का एक्वायर करने वाला, और यूएस की तरफ से भी भारत को अपनी हाई एंड इक्विपमेंट को खरीदने के लिए क्लियरेंस भी दिया जा रहा है। लेकिन यूएस नहीं चाहता कि उसके सिस्टम को यहाँ पे रशियन S-400 सिस्टम के साथ जॉइंटली ऑपरेट किया जाए, जिससे आगे चल के यूएस की ड्रोन्स की RCS या फिर उसकी किसी भी तरीके की डाटा को S-400 सिस्टम मैप कर पाए, और ये चीज आगे चल के हो सकता है यूएस के लिए प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की जाती है तो भारत के डिफेंस मार्केट से यूनाइटेड स्टेट हमेशा के लिए बाहर हो सकता है। अगला अपडेट तेजस MK-1A डील को लेके, जैसे कि हाल ही में कैबिनेट कमेटी की तरफ से 83 तेजस MK-1A को खरीदने के लिए क्लियरेंस दिया गया था। लेकिन अभी जब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से S-400 डील को लेके सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है तो इसका एक असर आगे चल के तेजस MK-1A डील के ऊपर भी पड़ सकता है। हालांकि पॉसिबिलिटी काफी कम है, लेकिन इसको हम एकदम से इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सिर्फ S-400 डील के अलावा अगर भारत के ऊपर एडिशनल सैंक्शन को लगाया जाता है, जैसे कि अगर यूनाइटेड स्टेट भारत को सप्लाई किए गए डिफेंस इक्विपमेंट की सर्विस या स्पेयर पार्ट हमें सप्लाई करने के ऊपर पाबंदी लगा देता है, तो ये भारत के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। हालांकि हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनमें कोई खास यूएस ऑरिजिन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन तेजस का जो इंजन है वो यूएस ऑरिजिन है, जिस वजह से अगर वो इनकी सप्लाई को रोक देते हैं तो ये तेजस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि इंस्टेंटली हमारे पास इस कैटेगरी का कोई दूसरा इंजन ऑप्शन मौजूद नहीं है और ना ही हम तुरंत ही इसके लिए कोई नए इंजन को तैयार कर सकते हैं। अभी तो यूएस के इंजन मेकर के साथ हमारी फ्यूचर इंजन को मिलकर डेवलप करने से भी भारत की तरफ से इनकार कर दिया गया है। ऐसे में अगर यूएस यहाँ पर अपनी GE-404 इंजन को सप्लाई करना बंद कर देता है तो ये तेजस MK-1A प्रोग्राम को एकदम बंद कर सकता है। उम्मीद है कि यूनाइटेड स्टेट कभी भी भारत के ऊपर कोई भी सैंक्शन को नहीं लगाएगा, या फिर जो एडिशनल सैंक्शन की बात यहाँ पर किया गया था उन सबको भी भारत के ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। पर फिर भी ऑफिशियल लेवल में ये बताया गया कि कैट्स एक्ट का कोई भी स्पेसिफिक वेयर मौजूद नहीं है। अब तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें भारत को छूट दिया जा रहा था, लेकिन बाइडेन सरकार आगे चल के क्या करने वाली है तो वक्त आने पर ही पता लगने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। द प्रिंट में एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश लेबर पार्टी के एक पॉलिटिशियन नाज शाह, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं, उन्होंने अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए बताया है कि वो कश्मीर से हैं और भारत की तरफ से भी कश्मीर के अंदर काफी सारे ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह किया जा रहा है। इसको बेस करके उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट किया कि यूके की तरफ से भारत के साथ जो भी आर्म सेल या ट्रेड वगैरह किया जाता है तो उन सभी को कैंसिल कर दिया जाए। अब इससे पहले यूनाइटेड स्टेट की एक एनजीओ की तरफ से भी यूनाइटेड स्टेट की एक सीनेटर के पास ठीक ऐसे ही कुछ लेटर को भेजा गया था और अभी एक बार फिर से यूके की पार्लियामेंट में ठीक उसी तरीके के आर्गुमेंट पेश किए गए थे। यूएस में पेश किए गए लेटर के अंदर 716 राइफल की डील को कैंसिल करने की बात किया गया था और अभी यूके के पार्लियामेंट में आर्म ट्रेड को बैन करने की बात की गई है।
अब यहाँ पर यूके की पार्लियामेंट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक आर्म डील को लेके कैंसिल करने की बात नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी इसे वो ह्यूमन राइट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि भारत को इस वजह से कोई भी एमुनिशन वगैरह या फिर डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की तरफ से इनका इस्तेमाल कश्मीरियों के खिलाफ किया जा रहा है। अब यूके से भारत ऐसी कोई स्मॉल आर्म वगैरह इंपोर्ट नहीं करता है जिसे हम कश्मीर में इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पर पाकिस्तानी ओरिजिन नाज मैडम क्या कहना चाहती हैं ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई जाना पहचाना सा स्क्रिप्ट है जिसे अपने कुरैशी भाई ने लिखा होगा और उसके बाद इस मैडम को पकड़ा दिया होगा कि जाओ इसको पार्लियामेंट के अंदर पढ़ दो, और बाकी क्या होता है नहीं होता है वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इसे सुनकर अपनी आवाम जरूर खुश हो जाएगी। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। अब सभी को याद होगा कुछ दिन पहले चाइना की ग्लोबल टाइम की तरफ से कुछ इमेजेस और वीडियोज को शेयर किया गया था जिसमें चाइनीज सोल्जर्स को किसी तरीके की एक्सोस्केलेटन सूट के साथ देखा गया था, जो कि उनकी कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बेहतर करने की बात सामने आई थी। इसी बीच अभी एक और खबर सामने आई जिसके मुताबिक इस सेगमेंट में भारत भी अभी पीछे नहीं है और भारत की तरफ से भी ऐसे एक्सोस्केलेटन सूट को डेवलप किया जा रहा है। इसके बारे में सबसे पहले 2019 में एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि डीआरडीओ की तरफ से अभी इस पर काम किया जा रहा था और भी स्पेशली इस पर डीआरडीओ की DEVL यानी कि डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी की तरफ से डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से भी ऐसे सूट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और इनकी डिमांड भी आगे चल के बढ़ने वाली है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और रशिया जैसे देश पहले से अपने जवानों की कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए ऐसे सिस्टम को डेवलप और इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। ये एक हाईटेक सिस्टम होने वाली है जिसका डिफेंस के अलावा और भी कई तरह के एप्लीकेशन होने वाली है, जिसको अभी एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। मंगलवार तक हमारे चैनल में एक डिफरेंट टाइप की वीडियो आने वाली जिस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, उसके ठीक बाद हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।